हेलो बच्चों, क्वेश्चन पूछो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल लंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। क्या है बच्चा? संख्या रेखा पे अपरिमेय संख्या को कैसे निरूपित किया जाता है। आता है नहीं आता है? बोलो सर अभी तक तो नहीं, टेंशन ना लो, बहुत ही हिसाब से समझते हैं इसको। कि मान लो संख्या रेखा जानते हैं सभी लोग। अरे संख्या रेखा तो देखी होगी यार, ऐसी वाली होती है कुछ। मान लो ये रेखा बनी है, रेखा, हेमा, जया और सुषमा। सबकी पसंद क्या है भाई? निर्मा। अरे नहीं देखे हो क्या? निर्मा वाला प्रचार नहीं देखे हो तो बोलो जल्दी से। तो मान लो ये रेखा, संख्या रेखा क्या होती है बेटा? कि वहां पे एक हमारा बिंदु 0 लिखा होता है, उसके 0 के इधर जाएंगे तो सारे हमें धनात्मक संख्याएं मिलेंगी और 0 के इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? ऋणात्मक। मतलब पीछे जाएंगे तो ऋणात्मक और सीधे हाथ पे जाएंगे तो बेटा 1 2 3 4 5 6, ध्यान है ऐसे बेटा। इधर -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गई हमारी बेटा क्या? संख्या रेखा। मतलब बराबर दूरी पे होगा ये सब कुछ। जितनी दूरी पे इधर 1 होगा उतनी दूरी पे इधर -1 होगा। ये हमारी संख्या रेखा है। अब इसी संख्या रेखा पे, क्योंकि अब मान लो हमें निरूपित करना पड़े कर्णी दो। कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। जल्दी से बोलो भाई, कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या। कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 6, कर्णी 7, ये सारी की सारी अपरिमेय है। अब अगर ये हमें निरूपित करनी पड़े, ये हमें यहाँ पे इनका स्थान निर्धारण करना पड़े, तो कैसे निर्धारित करोगे बालक? हमें तो कहीं दिख नहीं रहा कि कर्णी दो कहाँ पे लगा दें जाके। सही बात है। अगर इसका दशमलव प्रसार भी देखोगे तो कुछ ऐसा आता है 1.414, ऐसे बहुत सारा, बहुत लंबा जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं, कभी वो खत्म ही नहीं होगा। ओके, तो ऐसे भी ना कर पाओगे। ओके, तो अब करें कैसे? अब इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्या? इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो क्या जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पहले तो ये बता दो, क्योंकि उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं जानते तो चलो पढ़ा देते हैं। चलो, हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए हो पाइथागोरस प्रमेय, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना पढ़े हो, लेकिन चलिए मैं सबको ध्यान में रखते हुए एक काम करता हूं, पाइथागोरस पहले प्रमेय पढ़ा देता हूं। पढ़ा दूं? चलो ध्यान से देख लो बेटा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। जिसे भी नहीं आती बहुत ध्यान समझिएगा। ओके, तो चलिए आइए पाइथागोरस प्रमेय की बात कर लेते हैं। कर लें? तो ये हो गए हमारे पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। क्या कहती है प्रमेय? ये बेटा प्रमेय समकोण त्रिभुजों के लिए है। किसके लिए है? समकोण त्रिभुजों के लिए। ओके, कि अगर मान लो कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज समझते हो? हाँ भाई जल्दी से बोलो। नहीं पता? अरे यार समकोण त्रिभुज नहीं पता? अरे जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। जस्ट लाइक मैंने एक त्रिभुज बनाया, जरा ध्यान से बोलो सर, एक लाइन से त्रिभुज। अरे जादू है। क्या है? जादू। अरे भैया टेक्नोलॉजी है, टेंशन ना लीजिए, कोई जादू नहीं कर रहे हैं हम कोई जादूगर सम्राट वो नहीं है। क्या है? हम मैथ्स के टीचर हैं बालक। आप क्या? ये देखिए तो बेटा समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? जिनका ये जो कोण होगा ये क्या होगा? एक 90 अंश का। जिन त्रिभुजों में एक कोण 90 अंश का हो जाता है वो सारे त्रिभुज क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगती है बेटा? ये लगती है आपकी समकोण त्रिभुज पे। अरे क्लियर है? ठीक, अब समझ लेते हैं। इसमें कुछ चीजें होती हैं। जो 90 अंश के सम्मुख भुजा होगी, जो भी 90 अंश के सम्मुख भुजा होगी, ये कहलाती है हमारी कर्ण। क्या कहलाती है बेटा? कर्ण कहलाती है। चलो के से मान लेते हैं सर। ठीक, ये कर्ण हो गई। बाकी इनमें से एक हो जाती है आधार, एक हो जाता है लंब। ये किस पे आधारित होता है? ये डिपेंड करेगा, ये बेटा इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा कोण, ये वाले कोण के हिसाब से देख रहे हैं, ये वाले कोण के हिसाब से। लेकिन अभी हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी हमें कोण नहीं देखना है। जब 10वीं कक्षा में आप प्रवेश करेंगे तो 10वीं कक्षा में जाएंगे, वहां पर जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब कोण का बड़ा झोल होता है, तो वहां पर इसको हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी छोड़ो, अभी बस ये समझ लो कि मान लेते हैं ये इसका आधार हो गया। क्या हो गया भाई? आधार। ओके, ए मान लो, और ये होगा इसकी मान लीजिए लंब। क्या होगा बेटा? लंब। क्योंकि जो 90 अंश का कोण बनाते हैं वो लंब भी होते हैं, तो चलो मान लेते हैं ये हमारी लंब हो गई। इससे हमने एल से दिखा दिया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो ये मान लो त्रिभुज था ए बी सी। क्लियर है? तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का जो वर्ग होता है वो
लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। बस पाइथागोरस प्रमेय इतना सा कहती है। क्या कहती है समझ लीजिए कि जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा भाई, ये होगा हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब हम बोल सकते हैं कर्ण का वर्ग होता है किसके बराबर, वो होता है लंब वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो ये रहा बेटा कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या है, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। और यही आपको लगाना पड़ेगा बहुत सारी जगह पे। मतलब मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि के स्क्वायर, मतलब के वर्ग बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा एल वर्ग प्लस ए वर्ग। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा हाइपोटेनस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और आधार को कहते हैं बेस अंग्रेजी में। लेकिन उसको छोड़ो, अंग्रेजी गई बाद की बात है अंग्रेजी। ओके, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जरा ध्यान से देखो। अब अगर मान लो भुजा अगर देखें तो भुजा क्या है, ये कर्ण हमारी AC है, ये हमारी AB है, BC। अगर इन भुजा के रूप में हमें इन्हें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा क्या, AC का वर्ग, AC वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AB वर्ग प्लस BC वर्ग। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। और बेटा बता दूं, एक समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो ये रहा बेटा, ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं किसमें, अपने अपरिमेय संख्या को निरूपित करने में। ठीक है, कैसे करेंगे समझो भाई, आ जाओ उसको भी समझ लेते हैं। समझ लें, अगर आपकी इजाजत हो तो समझ लेते हैं। आइए तो चलिए भाई देखते हैं। तो क्या करने वाले हैं बेटा, हमने मान लो क्या किया, मान लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं करेंगे कैसे। मान लो हमें कर्णी 2 निकालना है। क्या निकालना है, हमने माना हमें कर्णी 2 निकालना है। ठीक है, निकालना है। अब मान लो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, कर्णी 2 हमें कब मिलता है समझिए। मान लो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब समझो अगर हमारी आधार 1 हो जाए और हमारी लंब 1 हो जाए तो हमारी कर्ण क्या आएगी, देखो जरा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारी आधार बराबर 1 है और लंब बराबर 1 है तो कर्ण क्या आएगी, देखो जरा। तो बेटा क्या आएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो होता है। तो बेटा लंब हमारी 1 थी, ठीक है, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और फिर 1 का वर्ग करें तो बेटा कर्ण का वर्ग क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 आ गया। कर्ण का वर्ग 2 आ गया तो कर्ण बराबर क्या आ गई, जब ये बेटा वर्ग उधर वर्गमूल लेंगे तो एक कर्णी 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो के बराबर क्या आ गया, कर्णी 2। और यही कर्णी 2 तो हमें कहीं ना कहीं क्या करनी है, निरूपित करनी है। तो इसीलिए बेटा हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। इसका मतलब समझो कि जो भी संख्या हमें निरूपित करनी होगी, मान लो हमें कर्णी 2 करनी पड़ी तो कर्णी 2 को हम लिख सकते हैं कर्णी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, एक ऐसा समकोण त्रिभुज की रचना वहां पे हम करके देखेंगे जिसका आधार भी 1 हो और जिसका लंब भी 1 हो। मान लो कर्णी 3 करना पड़े तब क्या करें सर, तो देखो बेटा क्या करो, इसे मैं लिख सकता हूं 1 का वर्ग, या फिर लिख दूं, क्या लिख दूं, कर्णी 2 का वर्ग। देखो अब आप बोलोगे ऐसे कैसे आएगा, तो बेटा 3 को लिख सकता हूं 2 प्लस 1 लिख सकता हूं। तो बेटा देखो ये क्या हो गया, 2 को अगर अब इसमें तो कोई पूर्ण वर्ग बन नहीं रहा, 1 को तो चलो हम 1 का वर्ग बना देंगे, लेकिन 2 को किसका वर्ग बनाए, तो 2 बेटा ध्यान दो, कर्णी 2 का वर्ग होता है नहीं होता, कर्णी 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग हो गया, नहीं हो गया, अरे हो गया। तो ये हमारा कर्णी 3 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। कर्णी 4 तो हमारा क्या है, वो तो अपरिमेय संख्या है नहीं, वो तो परिमेय संख्या है, क्योंकि कर्णी 4 बराबर क्या होता है, 2 होता है, प्लस माइनस 2 के बराबर होता है। ठीक, अब अगर कर्णी 5 करना पड़े, अब इसको देखो, इसको लिख सकता हूं बेटा मैं 4 प्लस 1 लिख सकते हैं सर। 4 क्या, देखो दोनों पूर्ण वर्ग बन गए, नहीं बन गए, इनको पूर्ण वर्ग बना, तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। मतलब क्या है, यहां पे आधार हम 2 ले लेंगे, ओके, और ये क्या ले लेंगे, लंब हम 1 ले लेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, चलो अभी हम पहले एक बार इसको ऐसे समझ लेते हैं, उसके बाद लंगड़े के साथ पैमाने के साथ मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ओके,
पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि आखिर बनाना कैसे पड़ेगा, वो समझ लीजिए। आपको ये समझ में आ गया नहीं आ गया कि कैसे करनी 2 करना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, करनी 3 ऐसे हो गया, करनी 5 ऐसे हो गया, ऐसे करनी 7 लिखना पड़े, करनी 6 लिखना पड़े तो क्या कर सकते हो, 6 को कर सकता हूं मैं क्या 5 + 1 कर सकता हूं, तो वैसे कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का आपको। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो आइए भाई इसके बाद बनाते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या करना पड़े कि करनी 2 को, मान लो हमारा प्रश्न है क्या है भाई कि करनी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब ये मान लीजिए हमारे पास प्रश्न आ गया कि करनी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक, अब कैसे करें सर? तो देखो बेटा, मैंने बहुत साधारण तरीके से समझाया है, अब उसको समझ लेते हैं। पहले क्या करो, पहले एक अपनी संख्या रेखा बनाओ। क्या बनाओ? संख्या रेखा बना लो। किससे बनाते हैं? चलो इससे बना देते हैं। तो मान लीजिए एक हमारी संख्या रेखा हो गई। ओके, हो गई तो ठीक। अब क्या करो, इस पे बराबर दूरी पे ध्यान दीजिएगा, बराबर दूरी पे आपको जो भी लेना है बराबर दूरी पे लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा 0 हुआ, ठीक, 0 हो गया, ये 1 हो गया, एक ये 2 हो गया, ओके, ये 1 मात्रक, ये 2 मात्रक, 3 4 5, ओके। वैसे इधर क्या होगा, इधर होगा -1, इधर होगा -2, इधर -3, ऐसे चलता चलाएगा, छोड़ो उसको। खैर, अब मुझे करना क्या, मुझे करनी 2 बनाना है। ध्यान करो, अगर करनी 2 बनाना है, करनी 2 का मतलब क्या होगा, करनी में 1 का वर्ग + 1 का वर्ग, मतलब क्या हुआ, एक ऐसे त्रिभुज, एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना करनी है हमें कि उसका आधार भी 1 हो और उसका लंब भी क्या हो, 1 हो। और क्योंकि करनी 2 क्या है, ध्यान से देखें, करनी 2 अगर देखें तो बेटा ये एक धनात्मक संख्या है। अरे है नहीं है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, अभी मैं बोलूंगा ना, ध्यान दो, मैं बोलूंगा कि हाँ देखा जाए तो 0 से 1 के बीच में क्या है, ये इसको अगर मैं आधार ले लूं, 0 से 1 देखो, 1 मात्रक आ गया नहीं आ गया, और हमें लेना क्या है, 1 ही मात्रक लेना है, तो आधार हमारा 1 मात्रक हो गया, हो गया। अब अगर मैं 1 पे जाके एक लंब डालूं 1 मात्रक का, कितने का, 1 मात्रक का एक लंब खींच दूं, मान लो यहां पे एक रेखा खींची, ओके, जो कि 1 मात्रक की ही है, कितने की है, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। लंब कैसे डाला, ये आप चाहे तो अपने चाला से डाल सकते हैं, चाहे तो अपने लंगड़े से डाल सकते हैं, ओके। तो ये भी आपको सिखा दें कि हाँ लंगड़े से कैसे बनाना होता है 90 अंश का कोण, ओके। तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है, कितना बना रहा है, 90 अंश का, ठीक। अब अगर ये 1 है, ये 1 है, तो अगर बेटा अब मैं इसको जोड़ दूं तो बेटा क्या बन जाएगा, ये करनी 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर आपने 0 के उधरी क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया। तो बेटा ध्यान से देखो, करनी 2 क्या है, एक धनात्मक संख्या है, नहीं है? और धनात्मक संख्या कहां होती है, शून्य के सीधे हाथ पे ही तो धनात्मक होती है। तो करनी 2 जो होगा वो शून्य से जितनी दूर जा रहा होगा उतनी दूर होने वाला है, होने वाला नहीं होने वाला है। अब करना क्या होता है, आपने बेटा पहले इसका आधार 1 ले लिया और इसका लंब 1 ले लिया, ले लिया। उसके बाद आपने जब जहां तक पहुंचा उसको जब जोड़ा तो ये हो गया करनी 2। लेकिन अभी तो ये करनी 2 है, मान लो ये हमारा ए बिंदु था, ओके, ये बी बिंदु था और ये मान लो ओ बिंदु था, ठीक। तो बेटा ये करनी 2 यहां पे है, हमें लेकिन संख्या रेखा पे लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम अपने लंगड़े में ओबी, जो दूरी ओबी है वो अपने लंगड़े में भर लेंगे। लंगड़ा लेके बैठना और टाइट लंगड़ा लेके बैठना, हिलना डुलना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। तो लंगड़े में आपने क्या कर लिया, ओबी अपनी दूरी भर ली, ओके, और वहां से क्या किया, एक चाप मारा। क्या किया, एक चाप मारा, ओबी को त्रिज्या लिया आपने अपने लंगड़े में ओबी को त्रिज्या लिया और ओ को केंद्र मानकर एक चाप मारा, जो कि संख्या रेखा को मान लो बिंदु P पे प्रतिच्छेद करे। कहां पे करे, बिंदु P पे अगर वो प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब क्या है, अब ये जो OP बिंदु हो, OP दूरी होगी, ये दूरी हो जाएगी बेटा करनी 2। और मैं बोलूं तो ये जो बिंदु है, ये जो P बिंदु है, P यहां लिख दे रहा हूं, इस बिंदु को मैं बोलूंगा करनी 2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये दूरी आपको दिखाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ये बिंदु आपको दिखाना पड़ेगा, ये बिंदु हो गया करनी 2। समझ में आ गया, और ये दूरी भी कहीं ना कहीं करनी 2 के ही बराबर होगी। अरे क्लियर है, पक्का क्लियर है। अभी हम इसको प्रॉपर तरीके से करके देखेंगे, ठीक, कि कैसे होगा, कैसे इसका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। ऐसे मतलब
ज्यामिति ढंग से कैसे होने वाला है वो भी हम देखने वाले हैं। समझ में आ गया आपको कैसे करना होगा? ओके, बाकी इसके लिए आप चांदा इस्तेमाल करो। जैसे आपको मैं दिखाऊं तो आप क्या करो, सीधे यहां पे आप बोल रहे हो ना 90 अंश का कोण कैसे बनेगा, यहां से रखो और जहां पे 90 अंश हो वहां पे एक लाइन खींच दो सीधे ऐसे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आप इस तरीके से खींच सकते हो, तो आपकी ये जो रेखा हो जाएगी, समझ में आ रहा है? तो ये जो रेखा हो गई आपकी 90 अंश की हो गई। वैसे बना लेंगे, अभी हम आगे देखेंगे भी इसको, ठीक। उसके बाद आपको जहां पे भी एक मात्रक हो वहां पे एक मात्रक पे क्या करो, अपनी लाइन खींच दो कि एक मात्रक तक की दूरी ले लो, सेंटीमीटर में नाप लो अपने उससे, सेंटीमीटर इंच में जिससे नापना हो पैमाने से नाप के एक मात्रक दूरी। एक ये है तो एक ही ये होनी चाहिए, तभी ये कर्णी दो आएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसका इसे मार लीजिए, ये आपका बन जाएगा। और ये जो बिंदु आएगा जहां पे ये प्रतिच्छेद करेगी आपके संख्या रेखा को, जो आपकी चाप है जहां पे प्रतिच्छेद करेगा कि वही बिंदु होगा हमारा कर्णी दो। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा हम बनाते हैं। अभी हम आगे बना के भी देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में बना के देखेंगे इसको। आज के लिए इतना ही। आपने समझ लिया होगा कि हाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और कैसे निरूपित किया जाता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कैसे कर्णी दो, कर्णी तीन, ओके, इन सबको कैसे हम निरूपित कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी कर्णी को, अगर मान लो कर्णी 5, 6, 7, 8 जो भी हो, उनको कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो वीडियोस को, जिससे कि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल पाए अच्छी तरीके से। क्लियर है नहीं क्लियर है? तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।